गंगा की सौगंध। अब तक हमने देखा हरिद्वार से लेकर यहां रामघाट देखा हमने, कानपुर तक गंगा का पानी कितना खराब है। हरिद्वार में सीवर के पानी के कारण गंगा दूषित पाई गई, जो जांच में नतीजे आए हैं। कानपुर में कैंसर, खून खराब करने वाला पानी है। गढ़गंगा, इससे पहले जो देखा हमने कानपुर से पहले, पानी से कई बीमारियों का खतरा है, साफ दिख रहा है। रामघाट में देखा गया कि खतरनाक बैक्टीरिया, आयरन मिला है। तो जहां जहां टेस्ट हुआ वहां वहां गंगा का पानी बद से बदतर होता नजर आ रहा है अभी तक के टेस्ट में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इलाहाबाद में भी गंगा की हालत खराब नजर आती है। इलाहाबाद में भी 2 जगहों से नमूने लिए गए हैं। रसूलाबाद, जहां से गंगा दाखिल होती है इलाहाबाद में, और दूसरा नमूना लिया गया है संगम से। तो यहां रसूलाबाद में एम्पियन कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की मौजूदगी गंगा जल में पाई गई है। दोनों नमूनों में 28,000 के लगभग पाया गया है। रसूलाबाद में भी 28,000 और संगम में भी 28,000। इसके अलावा जब गंगा इलाहाबाद में आती है तो मल से उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया की मौजूदगी 1700 मिली है, जबकि इलाहाबाद से निकलते वक्त इस बैक्टीरिया की मौजूदगी हो गई प्रति 100 मिलीलीटर में 3500। तो 1700 से बढ़कर 3500, यानी इलाहाबाद में गंगा और प्रदूषित हो रही है। पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिला है, यानी ये पानी पीने लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इलाहाबाद के गंगा जल में रेत, आयरन, मैंगनीज, शीशे की मौजूदगी पाई गई है। यानी इलाहाबाद में गंगा जल का आचमन भी आपको बीमार कर सकता है, यह हालत है। रसूलाबाद हो, संगम, सब जगह देखिए शीशा भी मिला है, मैंगनीज मिला है। एम्पियन कोलेफॉर्म 54,000 इलाहाबाद में, बढ़ते बढ़ते 54,000 2010 में था, 2011 में 70,000, जून 2012 में 24 लाख, अक्टूबर 2012 में 28,000। यह हालत है इलाहाबाद की। क्यों इलाहाबाद में मैली है गंगा, इस पर नजर डालते हैं। गंगा को निर्मल रहने दो, अविरल धारा बहने दो, लेकिन ना तो गंगा निर्मल रह पा रही है और ना ही अविरल बह पा रही है। ये तस्वीरें संगम नगरी इलाहाबाद की हैं। इन तस्वीरों को देखकर शायद आपको इन्हें देखने का मन न करे और देखने पर आपके चेहरे के हाव भाव बदल जाएं। लेकिन सच यही है जो इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। गंगा का पानी इतना ज्यादा प्रदूषित हो चुका है कि पीना तो दूर की बात है, ये नहाने लायक भी नहीं है। सिस्टम बनाना पड़ेगा उसके लिए। अब खाली सोचता रहे, चाहे सरकार सोचे, चाहे हम सोचे, पब्लिक सोचे या उस पर आंदोलन करें, उसका सिस्टम कैसे डेवलप होगा ये तो आदमी सोच सकता है। गंगा में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है शहर के 54 बड़े नालों का सीधे गंगा में गिरना। इन नालों के जरिए शहर का पूरा कचरा सीधे गंगा में गिरता है। इसके अलावा गंगा के आसपास की छोटी छोटी फैक्ट्रियों का केमिकल और कचरा भी बिना ट्रीटमेंट के सीधे गंगा में ही बहा दिया जाता है। लोगों को फिर भी अपने आप में ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम पूजा की सामग्री डाली जाए और जिसमें पॉलीथीन और ऐसी चीज ना हो जो गले नहीं। लेकिन गंगा को गंदा करने का ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। आस्था के नाम पर गंगा में सीधे बहाई जाने वाली राख, केमिकल वाली मूर्तियाँ, पॉलीथीन, फूल और अगरबत्ती भी गंगा को दूषित कर रहे हैं। एक मोटे अनुमान के मुताबिक इलाहाबाद में अकेले संगम घाट पर रोजाना करीब 1 लाख श्रद्धालु मोक्ष पाने की कामना के साथ डुबकी लगाने के लिए आते हैं और गंगा के किनारे पूजा अर्चना करने के बाद न सिर्फ पूजा की सामग्री को गंगा में बहा देते हैं, बल्कि डुबकी लगाने के बाद गंदे कपड़े भी साबुन लगाकर घाट पर ही धोते हैं। ये तय कर पाना मुश्किल हो गया है कि गंगा पाप धो रही है या फिर शहर की गंदगी। देखा इलाहाबाद में आपने क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कुल 7 शहरों से हमने कुल 11 नमूने लिए हैं, लेकिन बैक्टीरिया के मामले में सबसे खराब पानी हमें मिला है वाराणसी में। वाराणसी में हमने गंगा के शहर में दाखिल होने पर नमूने लिए सामने घाट से, जबकि गंगा के बाहर जाने के नमूने लिए जैसा आप देख रहे हैं राजघाट से। एम्पियन कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की तादाद बेहद चौंकाने वाली थी। इस बार 24 घंटे तक नमूने लिए। हर 3 घंटे में हमने जो आंकड़े यहां से मिले हैं, देखिए 1,40,000 बैक्टीरिया वाराणसी में सामने घाट से मिले, जबकि गंगा के वाराणसी से निकलते वक्त यानी
राजघाट से ये बढ़कर 3.5 लाख बैक्टीरिया तक पहुंच गए हैं 100 मिलीग्राम पानी में। अब ये देखिए, ये आंकड़ा जो आप देख रहे हैं ये है फीकल कोलिफॉर्म का, यानी मल से उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया की भी वो भी बेहद तेजी से बढ़े नजर आ रहे हैं। सामने घाट के नमूनों में ये तादाद 11,000 थी, तो राजघाट तक पहुंचते पहुंचते ये बढ़कर 17,000 हो जाती है। पानी में ई कोलाई भी मिला है, यानी ये पानी पीने लायक नहीं है। इसके अलावा रेत है, आयरन है, मैंगनीज है, कॉपर है, ये भी बढ़ा हुआ पाया गया है। ई कोलाई मिला है, पीने लायक नहीं है। फिर रेत, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मैंगनीज की मात्रा प्रति लीटर कितनी मिलीग्राम? 0.25 से बढ़ जाती है। पिछले सालों से तुलना करें तो वाराणसी में गंगा की हालत बिगड़ती हुई नजर आ रही है। 2010 में यहाँ 54,000 बैक्टीरिया 100 मिलीग्राम पानी में मिले थे। 2011 में आंकड़ा 35,000 था। जून 2012 के नमूनों में ये फिर बढ़कर 54,000 हो गया था और अब बढ़कर 3.5 लाख बैक्टीरिया हो गया। तो एकदम से इतना ज्यादा हम देख रहे हैं हालत खराब हुई है या बद से बदतर हो गई है वाराणसी में हालत। वाराणसी में दीपक मौजूद हैं। दीपक, देख रहे हैं आंकड़े आप? बिल्कुल किशोर, अगर ये कहा जाए कि गंगा सबसे ज्यादा मैली वाराणसी में है तो गलत नहीं होगा। ये वही जगह है जहां पर 14 जून 1986 को राजीव गांधी ने गंगा प्रदूषण मुक्ति अभियान की शुरुआत की थी। और अगर इस गंगा प्रदूषण नियंत्रण खंड को उसकी आधारशिला कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन अगर इतना सब कुछ उपलब्ध है तो भी उसके बाद गंगा का पानी ट्रीट क्यों नहीं होता, साफ पानी गंगा के अंदर क्यों नहीं जाता? हमारे आंकड़े यही बताते हैं कि गलती कहीं ना कहीं है और गलती छोटी मोटी नहीं है, गलती बहुत बड़ी है। सवाल यह है इसका जिम्मेदार कौन है? सवाल यह है इसका जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन है? क्या इसका जिम्मेदार समाज है? क्या इसके जिम्मेदार हम सब लोग हैं? इसी मुद्दों पर एक तीखी बहस होगी। हमारे साथ हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी, हमारे साथ हैं स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद साहब, प्रोफेसर यूके चौधरी जो कि वैज्ञानिक है बीएचयू के, और महामंडेश्वर संतोष दास जी जो कि उत्तराधिकारी है सतुआ बाबा आश्रम के, हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। क्या आपको नहीं लगता समाज के हम जैसे लोग जो कर्मकांड कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि इससे गंगा प्रदूषित हो रही है, रोज हजारों टन फूल बहा रहे हैं, पत्ते बहा रहे हैं, पॉलिथीन बहा रहे हैं, धूप बहा रहे हैं, मवेशियों के शवों को बहा रहे हैं, जले शवों को बहा रहे हैं गंगा के अंदर, हम वैसे लोग जिम्मेदार नहीं है? हमारे कर्मकांड जिम्मेदार नहीं है? देखिए, जिम्मेदारी तय करने की बात है, यूं कह देने से नहीं तय होती है। आप याद करिए, कोई भी भारत का गांव, आदमी घर के अंदर झाड़ू लगाता है सवेरे उठ करके और अपने दरवाजे के आसपास भी झाड़ू लगा लेता है। लेकिन शहरों में म्युनिसिपल बोर्ड बने हुए हैं, कॉरपोरेशन बने हुए हैं, निगम बने हुए हैं, वो कहते हैं कि आप हमको हाउस टैक्स दीजिए, सीवर टैक्स दीजिए, आपके गंदगी को हम साफ करेंगे। और नतीजा क्या होता है? फिर भी आदमी अपने घर के अंदर झाड़ू लगाता है, काम वाली बाई आती है। हम वही कहना चाहते हैं कि चूंकि घर के अंदर हम झाड़ू लगाते हैं, हम बाहर भी लगा लेते, लेकिन किसी ने जिम्मेदारी ले ली और उसको निभाया नहीं, और उसका परिणाम यह होता है कि सारा शहर बजबजाता है। ये जिम्मेदारी की बात नहीं है। हर घर में कचरा होता है, हर बच्चा घर का झाड़ू नहीं लगाता, घर के अंदर कोई एक जिम्मेदार होता है, वो लगाता है। गंगा के किनारे पूजा करने के लिए श्रद्धालु आते हैं, अगर सुबह शाम कोई भी जो निकाय है वो झाड़ू लगा दे, वहां से जो भी फूल पत्ती या जो भी कुछ पड़ा हुआ है उसी दिन उसको उठा लिया जाए, तो वो धड़ेगा नहीं और वो गंदगी नहीं करेगा। लेकिन उसको उठाने के लिए बजट बहुत होता है, वो खर्चा भी होता है, लेकिन वो उठाया नहीं जाता है। परिणाम ये होता है कि वो सड़ता है। भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल इशारा कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि सफाई नहीं होती है और उसका परिणाम ये होता है। आप कहते हैं जनता जिम्मेदार है, जनता नहीं जिम्मेदार है। जनता को कह दीजिए, आप वो बजट खत्म करवा दीजिए, वो आश्वासन समाप्त करवा दीजिए, बिल्कुल साफ होगी गंगा। भ्रष्टाचार का मुद्दा मैं आ रहा हूं, आप सब लोगों के पास आ रहा हूं। मेरे साथ दो खास मेहमान यहां पर जुड़ रहे हैं। सुनीता नारायण जो डायरेक्टर है डीएसआई की, वो हमारे साथ जुड़ रही है। उमा भारती मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और गंगा को लेकर इस वक्त एक यात्रा चला रही है, वो हमारे साथ जुड़ रही है। उमा जी, सबसे पहले मैं आना चाहूंगा, आपको नहीं लगता बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते? देखिए, आज आप बनारस में हैं और बनारस में आप जिन लोगों को बिठाए हुए हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी, सानंद स्वामी जी, यूके चौधरी जी, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने, जो हमारे गुरु हैं, इनसे हमने ज्ञान प्राप्त किया है। मैं तो ये कह सकती हूँ, बार बार अभी थोड़ी देर पहले जो गंगा की स्थितियाँ बताई जा रही थी,
तो गंगा मैली हो गई, गंगा प्रदूषित हो गई। नहीं, गंगा मैली नहीं हुई है। गंगा का मूल तत्व अभी भी पवित्र और पावन है। गंगा में मैला डाला गया है, गंगा में ये गंदगियां डाली गई हैं और इन गंदगियों को डालने के लिए सभी लोग जिम्मेवार हैं बराबर के। और इसलिए आज जो बातें आप कह रहे हैं यहाँ पर, मैं नहीं मानती हूँ कि बहुत देर हो गई। आज साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है और बहुत अच्छा है कि सही समय पर गंगा के प्रदूषण की समस्या सामने आ गई है और बहुत जल्दी इसका रास्ता निकल सकता है। इसमें जन भागीदारी हो जाए, संतों की अगुवाई हो जाए और सरकार का सपोर्ट, ये तीनों चीजें मिलकर के एक हो जाएं तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। बाकी आपने तीनों लोग ऐसे बिठा लिए हैं कि इनके सामने मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। मैं तो इनसे सीख करके ही गंगा जी का अभियान चलाई हूँ। सुनीता जी, सवाल ये उठता है आखिरकार जिम्मेदार कौन है? 1986 से इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनी, उससे पहले 1947 के बाद योजनाएं बनी और आज हम 2012 के अंदर खड़े हैं। सुनीता नारायण के हिसाब से जिम्मेदार कौन है गंगा की सशुद्धि के लिए? मैं समझती हूँ कि जो हमारी सोच रही है इन योजनाओं के पीछे, वो जिम्मेदार है। और आज जो तकनीकी समाधान हमने सोचा है कि हम किसी तरह से हम शहर बना सकते हैं और शहरों का मल मूत्र जो है वो किसी तरह से सरकार हो या कोई भी एजेंसी हो वो लेके साफ कर देगा और किसी तरह से हमारी नदियां साफ हो जाएंगी। अगर हम पैसा लगाते हैं तो यही सोच ने हमें बहुत हद तक हमें चोट पहुंचाई है, क्योंकि आज हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे शहरीकरण की इतनी बुरी स्थिति है कि वाराणसी जैसे शहर में जहां आप खड़े हैं वहां पर जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज है वो कहीं 20% पूरे शहर के अंदर है। तो जो पूरी सोच है वो आई है विकसित देशों से, जहां पर थेम्स हो या हडसन हो, वहां पर शहर बन चुके हैं, वहां पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज है। तो वहीं से हम टेक्नोलॉजी लाए हैं कि हम सुएज ट्रीटमेंट प्लांट लाएंगे और किसी ना किसी तरह से वो हमारी नदी को साफ कर देगा। और इसीलिए हम पैसा बहाते हैं मगर नदी ज्यादा प्रदूषित होती है। अगर हम गंगा को साफ चाहते हैं तो मैं समझती हूँ अब समय आ गया है कि कुछ बहुत ठोस कदम लेने का। और वो ठोस कदम मैं आपके सामने ये रखना चाहूंगी कि जो भी शहर है, वाराणसी जैसा शहर है, उसको जो पीने का पानी मिलेगा वो वहां से मिलेगा जहां पर उसने मलमूत्र अपना फेंक चुके हैं। तो अगर वाराणसी अपना पानी चाहता है तो वो वहां से लेगा जहां पर उसके नाले पहले गंगा के अंदर प्रदूषित नदी को कट चुके हैं। अगर उसके बाद लेगा तो शहर की जिम्मेवारी बनेगी कि कोई ना कोई तरीका ढूंढेगा, कोई ना कोई तकनीक ढूंढेगा, कहीं ना कहीं से एक सोच लाएगा जिससे वो नदी को साफ रख सके। नहीं तो जो हमारे इंजीनियर लोग हैं, जो हमारे जो प्लानर्स हैं, वो पैसा जरूर बहाएंगे मगर नदी वहीं की वहीं रहेगी। कौन? जो प्लानर्स हैं वो पैसा जरूर बहाएंगे मगर नदी वहीं की वहीं रहेगी। उमा जी, काउंटर सवाल आपसे। काशी में आपने ये बात कही थी, बनारस के अंदर आपने ये बात कही थी कि हम लोग लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार कर सकते हैं, लेकिन जब गंगा जी की बात आती है, राष्ट्रीय नदी की बात आती है, तो हमारे पास पैसा नहीं होता। क्या गंगा प्रदूषण मुक्ति अभियान जैसे जितने भी अभियान चलाए गए, ये क्या पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चल गए? क्योंकि इसी सवाल को लेकर मैं पैनल के पास जाने वाला हूं। क्या गंगा मैं अभी तक पुरानी जो बजट आए हैं उनकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने जो बात आपको कही थी कि गंगा की समस्या के बारे में समग्रता से विचार करना पड़ेगा, जिसमें सभ्यताओं के द्वारा डाली गई गंदगी, बांधों के कारण रुकी हुई अविरलता और साथ में गलत जगह पर गलत तरीके से खनन होना। इसमें कुछ प्रक्रियाओं में जन भागीदारी यानी दर्शनार्थी और श्रद्धालुओं को भी कुछ विधि निषेध का पालन करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जहां सभ्यताओं की गंदगी खुल गई है नदी में, उस प्रदूषण को रोकने के लिए तो सरकारों को खर्चे करने पड़ेंगे और स्थानीय निकायों की और तटीय जो स्थान है वहां की ग्राम पंचायतों की भागीदारी करवानी पड़ेगी। इसी प्रकार से बालू के खनन की प्रक्रिया पहले भी होती थी, लेकिन पहले बालू के खनन की प्रक्रिया जो होती थी वो गंगा की अविरलता को बनाए रखने के लिए होती थी। अब बालू खनन एक व्यवसाय है और माफिया के हाथ में है, और जिस प्रकार से उन्होंने बालू का खनन किया है उसने गंगा की कठिनाइयां खड़ी कर दी। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगी कि गंगा अपने मूल तत्व में अभी भी बहुत शुद्ध है, और हम जो गंगा समग्र अभियान चला रहे हैं, हम इसी लक्ष्य को दृष्टिगत रख करके चला रहे हैं कि जैसी गंगोत्री से गंगा चली है
क्या गंगा उस प्रकार से गंगा सागर तक भेजी जा सकती है। बाकी जो भ्रष्टाचार की आपने बात कही, तो उस चीज को देखना पड़ेगा कि कितना पैसा आया, वो कहाँ गया, क्योंकि ये तो मैंने सुना है कि पैसा आया है, गंगा एक्शन प्लान में आया है, गंगा बेसिन अथॉरिटी में आया है, और कहीं ये भी कॉमनवेल्थ गेम्स के जैसा कोई बड़ा घोटाला ना निकल आवे। आप भी शोध करिए, हम भी शोध करेंगे। स्वामी सानंद जी, सवाल ये है, आप लंबे वक्त से इस पूरे अभियान को देख रहे हैं, आपने दशकों से ये देखा है, आपको लगता है कि गंगा प्रदूषण मुक्ति अभियान पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया? बिल्कुल आपकी बात सही है, और उसमें एक और भ्रष्टाचार की भेंट, दूसरी ओर ये कि गंगा जी के प्रति किसी का कोई कमिटमेंट या समर्पण नहीं रहा। गलत तकनीकी अपनाई गई, उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, उसका ऑपरेशन मेंटेनेंस ठीक नहीं हुआ, किसी भी स्तर पर ठीक से प्रयास नहीं हुआ। किसी भी स्तर पर ठीक से प्रयास नहीं हुआ। बड़ा सवाल ये है, जनता के पास भी लेकर जाएंगे, हमारे तमाम विद्वान पैनल के पास पर भी लेकर जाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।